हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में भाग 7 पढ़ेंगे। भाग 7 में पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की उपपत्ति, या इसको कहते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हैं और ये दो प्रकार से पूछा भी जा सकता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से ओम के नियम की उपपत्ति कैसे होती है, या व्युत्पत्ति ही बोल सकते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध जब हम लोग पढ़े थे पीछे, तो उसमें I बराबर एन ई ए वी डी था। ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से ये समीकरण नंबर 1। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध से ये हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं। अनुगमन तथा विभवांतर के संबंध में B बराबर एम एल वी डी अपान ई और टाउ। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग करने पर, अब समीकरण 1 से इस 2 में भाग करेंगे। तो 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 वाला ऊपर लिखेंगे, 1 वाला नीचे लिखेंगे। तो 1 वाले समीकरण को 2 वाले को ऊपर और 1 वाले को नीचे लिख दिया गया वैल्यू। यहाँ पर आप जब इसको लिखेंगे तो इस तरीके से V अपान आई इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितना है एम एल वी डी, और इसमें अपान कितना दिया है ई टाउ, और ये पूरे का बटा आई की वैल्यू है एन ई ए वी डी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वी डी से वी डी कैंसिल मिल जाएगा। अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल वी डी अपान ई टाउ एन ई ए बी डी। ठीक है, ये इसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो बचेगा उसको सब लिख देंगे। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एम एल, नीचे ई और ई 2 बार है तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टाउ एन और ए बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बचा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे इसको कांस्टेंट लिखा गया। कांस्टेंट हम लोग पढ़े हैं बी अपान आई इज इक्वल टू होता है आर। आर को क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, अर्थात इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब कि आर क्या होता है, ये चालक का प्रतिरोध होता है जो नियतांक होता है। तो ये बी अपान आई इज इक्वल टू होता है, इसलिए बी अपान आई की जगह हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे वी अपान आई एम एल, ये वाला एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है इसको देखते हैं। जो यम और ई है, यम और ई हो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होते हैं। हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं कि जब चालक होते हैं तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन क्यू आवेश के बराबर होते हैं, यानी ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान होता है ई, और ई होता है इलेक्ट्रॉन होता है आवेश। क्या होते हैं, आवेश होते हैं जो गति करते हैं। तो इसमें यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और यम ई, ये दोनों क्या है, नियत होते हैं। और यल ए एन ये भी क्या होते हैं, नियत होते हैं, क्योंकि ये चालक विशेष के लिए है। ये चालक विशेष के लिए होता है, इसलिए क्या होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी राशि चालक विशेष के लिए होती है वह नियत होती है, यानी चालक के लिए जो भी राशि होगी वह क्या होगी, हमेशा नियत होगी। तो यल ए एन ये चालक विशेष के लिए होता है, लंबाई, उसका क्षेत्रफल, प्रस्थ काटफल, और एन फिर उसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की। तो ये सब क्या होते हैं, नियत होते हैं हमेशा। और एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस चालक में मिला, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अतः दिए गए ताप तथा चालक हेतु, अब उसमें उस पदार्थ में अर्थात उस तार में, उस चालक में, तो उसका ताप और चालक हेतु ये फार्मूला आपको यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, बी आई एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये वी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, यहाँ से ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो जाती है, अर्थात यहाँ से ओम के नियम का हम लोग
व्युत्पत्ति कर लेते हैं अनुगमन वेग के आधार पर। ये हो गया यहाँ से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ से ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो जाती है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे रो बराबर होता है एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अब एन ई स्क्वायर टाउ होता है यल अपान ए जो है यल अपान ए, इसमें लंबाई और क्षेत्रफल रो में नहीं दिया जाता है, तो ये इसके लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है रो का मान। अब इसमें यल और ए वो बदलता नहीं है, यल और ए क्या होता है बदलता नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं इसमें देखिए आप, ये जो चालक है ना ये रो का मान इतना, ये पदार्थ की विशेषता है, ये पदार्थ की क्या होती है विशेषता होती है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका मान पदार्थ के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे यल है और ए है, ये अपरिवर्तित रहे, ये क्या रहती है अपरिवर्तित रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। ठीक है, तो बदलती नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यानी यहाँ से आर बराबर इसके बराबर, या इसको आर बराबर भी लिख सकते हैं एम एल एन स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से यल अपान ए इसको बाहर कर लेंगे, ये मान किसका है रो का मान है, तो जब ये रो का मान है तो इसकी जगह रो लिख देंगे, आर बराबर रो यल अपान ए। ठीक है, इसमें यह जो है यल और ए क्या है यह परिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। ठीक, तो नियतांक उसका आर बराबर इतना आ जाता है, अर्थात रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टाउ, और रो बराबर होता है इतना और आर बराबर होता है इतना। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे। यहाँ पर यह चालक के पदार्थ की विशेषता है, अतः इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक के पदार्थ क्या है एक विशेषता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यम द्रव्यमान का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या, टाउ, उसका श्रांतिकाल, ये सब पदार्थ की क्या होती हैं विशेषता होती है, अर्थात रो, अतः इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह पदार्थ के लिए नियत रहता है। अच्छा, रो किसे कहते हैं आपको बताया गया है कि जब कोई चालक होता है तो चालक किस मटेरियल का बना हुआ है, वह उसके अंदर का मटेरियल ही रो कहलाता है, और उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है यानी प्रतिरोधकता जो होती है उसी पदार्थ के मटेरियल पर ही निर्भर करता है। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अलग चीज़ होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रतिरोधकता जो होती है वह पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करती है। तो पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, और जिसे रो कहते हैं। तो यही उसकी रो की अर्थात उस पदार्थ जिसे बना हुआ उसकी यह विशेषता की बात करता है, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है यहाँ से विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 1 बटा रो होता है। तो यह जो होता है इसका व्युत्क्रम होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का या हो व्युत्क्रम हो, ठीक है, वह विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक होता है 1 बटा ओम इंटू मीटर, क्योंकि रो का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है ओम इंटू मीटर होता है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक अर्थात सिग्मा का मात्रक 1 अपान इतना, या इसको ऐसे इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, या इसको ओम को मोह बोलते हैं, मीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। इसकी बीमा m-1 l-3 t3 और a2 होती है। बीमा आपको मात्रक जो भी बताए जाते हैं कि कभी कभी एक नंबर पूछता है और आपको कक्षा 11 में बताया गया है, सब उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको।
नोट, विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव के विपरीत होता है। यानी अब यह इसके विपरीत होता है। क्यों? ये कह रहा है कि विशिष्ट चालकता, ये क्या है? विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोध पर ताप के विपरीत होता है। यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ये अगर रो बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता घटती है, विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम घटाएंगे तो ये बढ़ती है। ठीक है। यानी किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर उसमें बहने वाला होता है उसके अनुपाती होता है और इसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती नहीं है। यही ओम का नियम है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बाद ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ ओम का नियम को प्रूव कर लिया है कि कैसे होता है। ठीक है। अनुगमन वेग से अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन से, और उसकी चालक पर प्रतिरोध देख लिया है, रो बराबर आ गया। यह एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है और विशिष्ट चालकता भी देख लिया इसमें। इसके बाद एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि तावे के तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तावे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7×10⁸ है ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध एवं तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या है? तार की लंबाई दिया 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर दिया है, जिसको मीटर में बदल दिए। विशिष्ट प्रतिरोध इतना दिया हुआ है। प्रवाहित धारा I बराबर इतना दिया है। इसमें निकालना क्या है? पहला तार का प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध रो बराबर R बराबर रो एल अपान ए। तो R बराबर रो का वैल्यू दिया है 1.7×10⁸ माइनस, और एल लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर कितना 0.04, और ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1×10⁻⁶। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध तार का आ जाएगा 6.8×10⁻³ ओम। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन में समझाना है नहीं आपको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हम केवल आपको उसमें क्या दिया है और फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें दिया क्या क्या है, उसके बाद फार्मूला लगाइए, सब वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर बराबर इतना आएगा। इसके बाद पूछा तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब तार के सिरों के बीच विभवांतर बी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। तो बी बराबर आई का मान 1, यहाँ पर 1 एम्पियर, तो इसलिए 1 रख दिया गया, और आर का मान अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, तो इतना रख दिया। इसका आंसर आ गया, विभवांतर इतना आ गया। एक चीज़ यहाँ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसमें तार का प्रतिरोध न पूछे, केवल तार के सिरों के बीच विभवांतर ही पूछे, तब भी आपको ये कैलकुलेशन करना ही होगा, तभी जा कर के यहाँ पार पाएंगे और इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है। तो अच्छा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।